Welcome back, student. Today I'm going to explain poem The Trees, which was written by एड्रेने रिच. किसने लिखा है इस पोएम को? एड्रेने रिच ने. शी वॉज बॉर्न इन बल्टीमेयर इन यूएसए. बल्टीमेयर कहाँ पर है? यूएसए में. एंड इन द ईयर ऑफ 1929 शी वॉज बॉर्न and she died in the year of 2012. So here, my dear student, she has written so many poems, and along with poem she has also written 3 essays. So in this poem she has asked the question, can there be a forest without trees? क्या कोई जंगल बिना पेड़ पौधों के हो सकते हैं? Where are the trees in this poem? Now the question is arise, इस पोएम में पेड़ पौधे कहाँ पर हैं? वेयर डू दे गो? और वे कहाँ गए? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि पेड़ पौधे भी कहीं जा सकते हैं. सो दिस इज लाइक अनरियलिस्टिक थिंग्स बिकॉज वी नो दैट ट्रीज आर immovable. They cannot move from one place to another. So why here it is written, where do they go? Let's see. In first stanza, the trees inside are moving out into the forest. जो पौधे घर के अंदर हैं, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जंगल में जाएं. So have you heard this type of sentence and have you seen these things? कि जो पौधे हैं वो खुद चलकर किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाए. नो, दिस इज अनरियलिस्टिक थिंग्स. सो हियर सिंबॉलिक मीनिंग इज गिवन बाय पोएटेस. सिंबॉलिक मीनिंग इस पोएम को उन्होंने दिया है. सिंबॉलिक मीनिंग इस पोएम में दिया है उन्होंने. किसे दिया है? वुमेन्स के लिए. तो यहाँ पे ट्री जो है एक्सटेंडेड मेटाफोर यूज़ किया गया है. ट्रीज को किसके फॉर्म में यूज़ किया है? एक्सटेंडेड. आप कह सकते हो एक्सटेंडेड मेटाफोर. मेटाफोर बेटा क्या है? एक डिवाइस है. मेटाफोर यूज़ किया है, एक्सटेंडेड मेटाफोर के रूप में यूज़ किया. और किसके लिए? वुमेन्स के लिए. किसके लिए? वुमेन्स के लिए. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सी, नो इंसेक्ट हाइड. सो माई डियर स्टूडेंट, हियर पोएट्स वॉज सेइंग दैट द ट्रीज दोज हु आर इनसाइड द confines of home and houses, they now really wanted to move into the forest. So here, as I told you, symbolic meaning used for the feminist and extended metaphor for the woman. Now here poetess was saying that a woman, those who are inside the four wall of the house, now they really wanted to move after getting rest and renew themselves and getting more energy, so that they really wanted to change the forest of mankind. वो औरतें, वो वुमेन जो घर के अंदर 4 दीवारों में रहती हैं, अब वो कोशिश कर रही हैं बाहर आने के लिए, जिससे कि जो भी फॉरेस्ट है मैनकाइंड का, जो भी मानवता के एक जंगल में, वो फिर से नई एनर्जी, नए चेंजेस करना चाहती हैं. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज. जैसा कि हमें मालूम है, इफ़ देयर इज़ नो ट्री इन द फॉरेस्ट, सो देयर विल बी नो बर्ड सिटिंग. कोई अगर पेड़ ही पौधे नहीं हैं तो पक्षियाँ कहाँ बैठेंगी? इवन नो इंसेक्ट हाइड. बिकॉज ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट, इंसेक्ट्स आर अनएबल टू हाइड देमसेल्फ. बट अगर वहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो इंसेक्ट्स आर अनएबल टू हाइड देमसेल्फ. नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. जो द सन couldn't able to make the shadow. अब जो सन रेज हैं, दे अनेबल टू मेक द शेडो. क्योंकि जब पेड़ पौधे ही नहीं है तो वो छाया कैसे बना सकते हैं? द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. सो माई डियर स्टूडेंट, एड्रेने रिच was try to explain that the forest was nowadays empty because of no trees, no birds, no insect hide themselves. So she was in the hope that next morning definitely in the forest will be full of trees. So my dear student, in this stanza let's discuss about some figure of speech.
and we can see the forest that empty all these days से लेकर आप देख सकते हैं ट्रीज बाय मॉर्निंग, यहाँ तक कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है उन्होंने? एंजॉयमेंट। क्या है? एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है बिकॉज दीज लाइन्स आर कंटिन्यू। ये जो लाइन्स है वो कंटिन्यू में है, ओनली दे हैव चेंज द आप कह सकते हो लाइन चेंज किए हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम पैराग्राफ में ही है, सेम स्टैंजा में ही है। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किया कि विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन दे हैव कंटिन्यूड द लाइन, उन्होंने कंटिन्यू लाइन को किया है, जैसे फ्रॉम द फॉरेस्ट टिल ट्रीज बाय द मॉर्निंग। नाउ second figure of speech she has used like sun bury its feet. Have you seen कि सूर्य के भी पैर, सन के भी पैर होते हैं? नहीं। तो यहाँ पे कहा क्या गया है? यहाँ पे उन्होंने सन रेस को उन्होंने फीट से कंपेयर किया है। तो सन बरी इट्स फीट, सन के पैर नहीं जलते हैं। यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो पेड़ पौधों पे पड़ती हैं, वो सीधा पेड़ पौधों पर पहुँचने के बाद में वो छाया या शेडो बनाती हैं। तो यहाँ पे सन बरी इट्स फीट, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने सन को मानवीकरण किया है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है ड्रेनी रिच ने। अब आते हैं नेक्स्ट। ऑल नाइट द रूट वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bugs shuffling under the roof like newly discharged patient, half-dazed, moving to the clinic doors. So let's discuss some word meaning here. Disengage themselves. Disengage means separate करना, separate. And now next, strain towards glass. Strain means to move. Stiff with exertion. Hard. Stiff means hard. Pressure. Exertion means pressure. आप कह सकते हो pressure. And discharge means sent out. send out आप कह लिख सकते हो send out. and dazed means here, dazed means आप कह सकते हो confused या घबरा जाना, घबरा जाना. and twigs means टहनिया. Twigs means टहनिया. So here we have discussed some word meaning like disengage means to separate, strain means to move, twigs means small छोटी छोटी टहनियाँ, stiff means hard, exertion means pressure, cramped means long बड़ा सा, box मतलब आप कह सकते हो शाखाएं, shuffling मतलब उथल पुथल करना, और discharge means send out, patients you all know that, मरीज, half dazed means confused और घबरा जाने की अवस्था में. तो यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में पोएट एड्रीने रिच was saying all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. Now she was saying that the whole night the trees try to separate themselves from the cracks in the veranda floors. पूरी रात जो पेड़ पौधे हैं वो मेहनत करते हैं अपने आप को veranda floor से बाहर निकालने की. तो अगर हम बात करते हैं सिम्बॉलिक मीनिंग में, तो यहाँ पे जो वुमेन्स हैं दे रियली ट्राई टू मेक देम सेपरेट फ्रॉम द रूट्स. रूट्स क्या हो सकते हैं उनके लिए? वो घर जिनके बिना वो अपने आप को अधूरा समझती हैं. तो अगर उन्हें
कुछ करना है, सो दे really wanted to become something, so they try to move themselves from the roots. वो अपने आप को उन क्रैक से, उन ब्रेंदा फ्लोर से उन्हें बाहर निकलना होगा. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन. जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, दे ऑल्सो ट्राई हार्ड टू गेट फ्रॉम एंड टू मूव फ्रॉम द ग्लास. इवन जो स्मॉल ट्विग्स है, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, वो भी फुल प्रेशर के साथ वो अपने आप को ग्लास के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. लॉन्ग क्राइम बग्स शफलिंग अंडर द रूफ. जो लंबी लंबी शाखाएं हैं पेड़ों की, वो भी पूरी तरह से उथल पुथल कर रही होती हैं उन छतों के नीचे. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, इस तरह से उथल पुथल कर रही हैं जैसे कि हॉस्पिटल से कोई नया डिस्चार्ज पेशेंट हो. अब जो पेशेंट होते हैं, देखिए, जब डिस्चार्ज होने लगते हैं, दे आर रियली इन हरी टू गेट आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल. इसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं, और जो अगर सिंबॉलिक मीनिंग में लें, द वुमेन रियली वांटेड टू डिस्चार्ज देमसेल्फ फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ द वॉल. वो अपने आप को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं. जैसे कि जो एक पेशेंट होता है जो डिस्चार्ज होने वाला होता है, हाफ डेज मतलब वो घबराया होता है कि उसे किसी तरह से हॉस्पिटल से या क्लिनिक डोर से बाहर निकलना होता है. तो यहाँ पे जो एड्रीने रिच हैं, शी वॉज ट्राई टू से दैट द होल नाइट the roots were working to separate themselves from the cracks in the veranda. If we are saying in symbolic meaning, the whole days and even the years women take to separate themselves from the houses, to get outside, to move from the houses, to do something new, and to give some new changes in the society. So the leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. Even the leaves, जो पत्तियां हैं, वो भी फुल कोशिश में रहती हैं. टहनियाँ, छोटी छोटी स्मॉल छोटी सी जो टहनियाँ होती हैं, वो भी हार्ड और फुल प्रेशर में कोशिश करती हैं कि अपने आप को ग्लास उस विंडो के बाहर निकालें. इवन जो बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं पेड़ों की, शफलिंग मतलब उथल पुथल करना, वो भी पूरी तरह से रूफ के नीचे उथल पुथल मचाए रहती हैं. ऐसे मचाती हैं जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो, जो क्लिनिक डोर से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हों. इवन दो पेशेंट वो हाफ डेज्ड, जो पेशेंट है वो थोड़ा वीक होता है, थोड़ा घबराया होता है, फिर भी वो कोशिश करता है कि वो बाहर निकले. तो आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा में. फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट स्टैंजा, लेट डिस्कस अबाउट फिगर ऑफ स्पीच. तो यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम द लिप्स स्ट्रेन टू वर्ड्स से लेके टिल हाफ डेज तक. आप देख सकते हैं यहाँ पर द लिप्स से लेके टिल हाफ डेज तक कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुआ है. सो यहाँ पे कंटिन्यू लाइन है, ये बस चेंजेस किए हैं लाइन को. तो ये क्या है? एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच है. ये enjambment figure of speech है. Without using punctuation they have changed the line. Without using punctuation she has changed the line. So this is one of figure of speech, enjambment figure of speech. And next one, let's discuss second figure of speech, like newly discharged patient. So I told you, I explained in previous class, like as if used in stanza, so that is सिमली फिगर ऑफ स्पीच. हमने क्या पढ़ाया था? सिमली फिगर ऑफ स्पीच. सिमली हम फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज़ करते हैं? कंपैरिजन के लिए. तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया है? डिस्चार्ज पेशेंट को ट्री से कंपेयर किया. कौन से ट्री से? वो ट्री, वो पत्ते, वो शाखाएं जो अपने आप को कोशिश में अपने आपको बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं. तो यहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड बाय एड्रीने रिच इन सेकेंड स्टैंजाज लाइन, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. सो यहाँ पे सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है. कंपेयर किससे किया है? ट्री को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ. तो ये है आपका सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इन सेकेंड स्टैंजा. तो दो फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने यूज़ किया है. एक है एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच एंड सेकेंड वन इज़
आप कह सकते हो simile figure of speech. Now let's discuss about third stanza. I sit inside. Who sit inside? Adrien Rich. I sit inside, doors open to veranda, writing long letters in which I scarcely means barely, means कभी कभी मुश्किल से, I scarcely mention the departure means जाने वाला टाइम, of the forest from the house. The night is fresh and the whole moon shines. In the sky still open. The smell of leaves and lichen. Lichen means sky. Still reaches like a voice into the rooms. Now here, my dear student Adrien Rich, poet was saying that she was sitting inside the door in open veranda एंड शी वॉज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. एड्रीन रिच एक लंबा सा लेटर लिख रही होती हैं. उस लेटर में शी वॉजंट मेंशन द टाइम ऑफ डिपार्चर्स. किसका टाइम नहीं मेंशन करती? डिपार्चर टाइम का. और किसका डिपार्चर टाइम होता है? ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. सो शी वॉज सेइंग दैट शी वॉज सिटिंग इनसाइड द doors which was open to the veranda side, and she was writing long letters, and she wasn't mentioned the time of departures of the trees from the house to the forest. तो उसने डिपार्चर टाइम उस लेटर में नहीं मेंशन किया कि एट व्हाट टाइम द ट्रीज मूव फ्रॉम द कन्फाइंड हाउस टू द फॉरेस्ट. उन्होंने टाइम नहीं मेंशन किया कि कौन से टाइम में वो जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, दे मूव फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट. द नाइट इज़ फ्रेश. शी वॉज सेइंग जो रात है बहुत ही फ्रेश थी. एंड द होल मून शाइन्स. एट दैट टाइम जो मून है बहुत ही शाइन कर रहा होता है. इन द स्काई स्टिल ओपन. और इस जो आकाश है वो बहुत खुला रहता है, मतलब बादल नहीं होते. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम. अभी भी द लीव्स एंड लाइकेन मेक्स द स्मेल like a voice and like the sound that came from the rooms. कौन से साउंड होते हैं? वो फ्रीडम के साउंड होते हैं. और किसके फ्रीडम के? जो पेड़ पौधे हैं, जो पत्तों के साउंड आते हैं इस तरह से, जैसे कि लीव्स और लाइकिन के स्मेल आती हो, उसी तरह से वो साउंड उसके रूम से आ रही होती हैं. कौन से साउंड होते हैं? वो फ्रीडम के साउंड होते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है शी वॉज सिटिंग इनसाइड द डोर्स that was open to the veranda, and she was writing the letters in long letters, and she wasn't mentioned the departure time of the trees that move from the houses to the forest. And again she has written in her poem that the night is fresh and the moon shines, in the sky still open. And she was comparing that the sound that came from the house and that freedom sound came from the house is like a smell that came from the leaves and lichen. जो साउंड, जो स्वतंत्रता की जो ध्वनि रूम से आ रही है वो ऐसी सुनाई दे रही है जैसे कि पत्तों और काई की सुगंध आती हो. तो यहाँ पे उसने कहा कि अब अगर सिम्बॉलिकली मीनिंग हम लेते हैं इस पोएम में, इस थर्ड स्टैंजा में, तो वो कह रही हैं कि when the woman decided herself to move from the houses to the outside, so the freedom wise and the freedom will get there. तो यहाँ पे एड्रीन रिच, जैसे कि हमें पता है कि वो फेमिनिस्ट राइटर हैं, वो हमेशा वुमेंस के सिचुएशन और वुमेंस बेस पे ही पोएम और ऐसे लिखती थी. तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो उन्होंने यूज़ किया है अपने इस थर्ड स्टैंजा में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं यहाँ पर लेट डिस्कस अबाउट एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच. डोर्स ओपन टू द वेरांडा टिल हाउस. तो यहाँ पे एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है. लेट डिस्कस सेकंड फिगर ऑफ स्पीच. यस माय डियर स्टूडेंट, सेकंड फिगर ऑफ स्पीच आप कह सकते हो एलिटरेशन यूज हुआ है. लाइक स्काई स्टिल, एस साउंड हैज़ कम. एस साउंड आ रहा है दोनों वर्ड में स्टार्टिंग में ही. स्काई स्टिल, एलिट्रेशन
again somewhere leaves and lichen. L sound and L sound from both words came. तो यहाँ पे क्या सिमिलर साउंड आ रहा है, लीव्स एंड लाइकेन. तो यहाँ पे क्या है, ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है. तो दोनों वर्ड में 2 बार उन्होंने एलिट्रेशन यूज़ किया है. लॉन्ग लेटर, here also alliteration figure of speech used. So here like still reaches like a voice into the rooms. So like here she has compared the voice that came from the rooms with the smell of the leaves and lichen. Simile figure of speech use किया है इन्होंने. तो यहाँ पे 2 figure of speech used by Adrien Rich in 3rd stanzas of this poem, that is alliteration figure of speech and simile. So come to discuss about 4th stanza. My head is full of whisper. Whisper means slow sound या किसी के बोलने की आवाज़ आप कह सकते हैं. Whisper means murmuring. Which tomorrow will be silent. Listen. To whom she was saying listen? To her listeners, to her reader. My head is full of whisper. Who was saying this? Adrien Rich was saying that her head was full of whisper, full of sound, which tomorrow will be silent. Listen. She was requesting from her reader that listen carefully, that the sound has came from the rooms, because tomorrow it will be silent. कल वो शांत हो जाएंगे, वो जो आवाज़ आ रही है उस रूम से वो शांत हो जाएगी. द ग्लास इज़ ब्रेकिंग. लुक, देयर वॉज द ग्लास दैट वॉज ब्रेकिंग एंड द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट. एंड those trees, she was talking from the first stanza till last stanza. She was saying that the trees are stumbling forward. Stumbling means जो पौधे हैं, पेड़ पौधे वो ट्राई कर रहे हैं पूरी रात अपने आप को बाहर निकालने की उस विंडो के, उस ग्लास के, उस घर के छत से. winds rush to meet them, even the wind also blowing fastly to meet their aim. और जो हवाएं हैं वो तेज़ी से चल रही होती हैं. द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. नाउ हियर शी वॉज सेइंग दैट द मून इज़ ब्रोकन लाइक द मिरर. जो मून है वो मिरर की तरह टूट चुका है. वाई? बिकॉज द टॉलेस्ट ओक ट्री कवर्ड the whole moon, and we can say the tallest oak tree broken the moon into 2 pieces. तो उसने कहा, एड्रिन रिच ने कहा है कि जो मून है वो एक ब्रोकन मिरर की तरह है, क्योंकि जो टॉलेस्ट ओक है, अब क्राउन किसके ऊपर, अब वो ताज किसके ऊपर है? उस टॉलेस्ट ओक पेड़ के ऊपर है जो कि मून के 2 टुकड़े कर दिए हैं. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एड्रिन रिच ने 4th स्टैंजा में फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, सिमली, और किससे कंपेयर किया है? किसको? मून से मिरर को कंपेयर किया है. अब वो कह रही हैं, नाउ वी विल सी दैट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड नेक्स्ट डे वी विल नेवर listen the sound that came from the room, even the glass is breaking. We will see that कि जो ग्लास है वो टूट गया होगा, और जो पेड़ हैं वो ऑलरेडी पूरी रात कोशिश करके वो बाहर निकल गई होंगी और हवाएं तेज़ी से चल रही होंगी. इवन उन्होंने कहा कि टॉलेस्ट ओक ट्री के पास अब ताज होगा, और वो चमकता हुआ ताज जो है टॉलेस्ट ओक ट्री का, वो मून को भी टुकड़ों में तोड़ देगा जिस तरह से मिरर टूटता है. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग लें तो यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट डे शी वॉज इन द होप दैट द वुमेन विल बी मूव फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड. लाइक हियर ट्रीज, she was saying next day she will be in the hope that the trees already moved to the forest. So here Adrien Rich has written this poem beautifully, and she was trying to put the situation and feminist behavior in her poem. So if you have any doubt, any suggestion, you can comment in my box. Thank you.